हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 6 to 10 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। अब उनके यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला था और सेंगजी के पेरेंट्स जियाक्सू को भी इनवाइट कर लेते हैं कि वो उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करे। और फिर जियाक्सू भी उन लोगों की हेल्प कराने लग जाता है और तभी सेंगजी उसकी जैकेट में एक रेड एनवेलप रख देती है, क्योंकि अगर वो उसको सामने से देती तो कभी भी जियाक्सू उससे लेता नहीं। फिर दिखाते हैं जियाक्सू उन लोगों की हेल्प करा के सेलिब्रेट करके अपने घर चला जाता है और रात को सेंगजी अपने पेरेंट्स के साथ बैठती है और जहाँ पर उसको उसका फ़ोन भी वापस मिल जाता है और उसने जो डेटिंग ऐप इंस्टॉल की थी उसको भी वो डिलीट कर देती है। और उसके पेरेंट्स से पूछने लगते हैं कि अब वो सब डेटिंग वाला मामला तो नहीं चल रहा है, तो सेंगजी मना कर देती है कि नहीं, अब वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। फिर दिखाते हैं जियाक्सू अपने रूम में काम कर रहा होता है और तभी उसके पास फ़ोन आता है तो उसको पता चलता है उसकी डैड की तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो अपने होम टाउन वापस चला जाता है। फिर दिखाते हैं कुछ दिन बाद सेंगजी के पास कुछ पार्सल्स आते हैं जो उसको जियाक्सू ने भेजे थे और उसमें सेंगजी के लिए गिफ्ट भी होता है। और अपने गिफ्ट को देख के सेंगजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तब उसको पता चलता है कि जियाक्सू अभी अपने घर गया हुआ है। वो उसको फ़ोन करती है और उसको गिफ्ट के लिए थैंक यू भी बोलती है। फिर दिखाते हैं जियाक्सू के घर पे एक लड़की आती है जो उसको एनवेलप दे रही होती है और उसको देख के जियाक्सू कुछ ज़्यादा खुश नहीं था और वो जियाक्सू की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने की बात भी करने लगती है। और वो जियाक्सू से बोल देती है कि अब तुम वापस आ गए हो तो हम फिर से कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। फिर दिखाते हैं जियाक्सू की ग्रेजुएशन सेरेमनी आ जाती है। सेंगजी भी अपने फादर के साथ उस सेरेमनी में गई होती है और वो जियाक्सू को देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो उसको उसका गिफ्ट भी दे देती है। फ्लावर्स तो उसने दे दिए थे, पर जो उसका दूसरा गिफ्ट था वो जैसे ही उसको देने वाली थी तभी जियाक्सू को उसके फ्रेंड्स वगैरह बुला लेते हैं तो वो दे नहीं पाती। फिर जियाक्सू अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो खिंचाता है, अपनी टीचर के साथ फ़ोटो खिंचाता है और लास्ट में वो सेंगजी के साथ भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फिर दिखाते हैं जियाक्सू के सारे फ्रेंड्स रात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उनकी लास्ट पार्टी होने वाली है। अब पता नहीं वो सब कहाँ कहाँ चले जाएं और सेंगियन उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो जियाक्सू उसके घर पे उसको छोड़ने के लिए जाता है। और काफ़ी रात हो गई थी तो सेंगजी के पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि वो यहीं पर रुक जाए। जियाक्सू तो नहीं रुकना चाह रहा था, बट उसके पेरेंट्स जब इतने ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो जियाक्सू रुक जाता है। फिर सेंगजी उसको कपड़े और टॉवल वगैरह ला के देती है और फिर जब वो थोड़ी देर बाद देखती है तो वो देखती है कि जियाक्सू अकेले ही बैठा है। फिर वो जियाक्सू से बात करने पहुंच जाती है। जियाक्सू काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, वो अपने घर के बारे में ही सोच रहा था। पहले तो वो सेंगजी को बताता नहीं है, बट फिर जब सेंगजी इतना ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो जियाक्सू उसको बता देता है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कर्जे में है और उसके डैड बीमार भी हैं तो उनका इलाज भी चल रहा है, इसीलिए जियाक्सू इतने ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता रहता है। सेंगजी उसकी बात सुन के कह देती है कि वो जैसे ही अपनी पढ़ाई ख़त्म करेगी वो भी पार्ट टाइम जॉब करने लगेगी जिससे वो जियाक्सू की हेल्प कर देगी। उसकी बात सुन के जियाक्सू हंसने लगता है और वो कह देता है कि तुमने इतना कहा यही काफ़ी है और जो तुम पैसे कमाओ उनसे तुम अपने लिए ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद लेना। उस सब की बात सुन के सेंगजी बाद में सोच रही होती है कि जियाक्सू सिर्फ ऐसे टफ होने का प्रिटेंड ही कर रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। और तभी उसको थोड़ी सी आवाज़ सी आती है तो वो देखती है कि जियाक्सू रात में ही वहाँ से निकल जाता है और वो भी सेंगजी को देख के उसको बाय करने लगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सेंगजी अपने फ़ोन में मैसेज चेक करती है तो जियाक्सू ने उसको सेंड किया हुआ था कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान दे। और तभी से सेंगजी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी करनी शुरू कर देती है कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। वो सोचती है कि वो जियाक्सू के होम टाउन में ही एडमिशन लेगी और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगती है। उसके नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं और वो अपने सारे रिजल्ट भी जियाक्सू को भेजती रहती थी। फिर एक दिन उसको पता चलता है अपने भाई के द्वारा कि जियाक्सू की तो गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जियाक्सू के होम टाउन ही पहुंच जाती है। सेंगजी के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और उसका भाई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे बताओ कि वो तुम्हारा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर कौन है, क्योंकि सेंगजी ने ये बोल दिया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। फिर सेंगजी उसको बता देती है कि मैं अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ, तो सेंगियन उससे कह देता है कि तुम वहीं पर रुको और मैं अभी जियाक्सू को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेगा। तभी वहाँ पर जियाक्सू आ जाता है एक लड़की के साथ और उस लड़की को देख के सेंगजी सोचने लगती है कि कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, इसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, क्योंकि जियाक्सू ने उससे प्रॉमिस किया था जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी सबसे पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँगा। और जियाक्सू उसको डांट रहा होता है कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि बिना बताए किसी को भी यहाँ पर अकेले ही ट्रैवल कर लिया। बट सेंगजी बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि इसकी तो गर्लफ्रेंड बन गई है और वो वहीं पर बैठ जाती है, रोने लगती है। जियाक्सू उसको कंसोल करता है तो वो जियाक्सू से कह देती है कि वैसे तो मेरे बॉयफ्रेंड ने बुलाया था बट अब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी एज बहुत ज़्यादा कम है और अब तो उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। बट इनडायरेक्टली तो वो ये सब कुछ जियाक्सू के लिए ही बोल रही होती है। बट जियाक्सू उसको समझाने लगता है कि अब तुम्हें अपनी गलती का पता तो है और तुम्हें उससे
कोई ना कोई और भी बेटर बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। और फिर वो सेंगजी से बोल देता है कि चलो लंच के लिए चलते हैं, बट सेंगजी कह देती है कि मुझे घर जाना है। फिर जियाक्सु कह देता है कि घर जाने से पहले भी लंच कर लेना, और उसकी आईडी भी ले लेता है कि मैं चेक करता हूँ तुम्हारा टिकट कब का है। और फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए सेंगजी को वॉशरूम में भेज देता है, बट वहाँ पर जाकर भी सेंगजी रोती रहती है और वो जियाक्सु और उस लड़की को देख देख के उसको बुरा लगता रहता है कि इतने सालों से वो जिस लड़के से प्यार करती थी अब उसकी और कोई गर्लफ्रेंड है। फिर दिखाते हैं वो लड़की वहाँ से चली जाती है और सेंगजी जियाक्सु से पूछती है कि वो कहाँ चली गई, तो जियाक्सु उसको बता देता है कि उसको कुछ काम आ गया था। और फिर जियाक्सु ने सेंगजी के लिए टिकट भी करा लिए थे और वो उसको लंच पे ले जाने के लिए भी कहने लगता है, बट सेंगजी जाना नहीं चाह रही थी। और साथ में वो गिफ्ट जो उसने जियाक्सु की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लिया था वो गिफ्ट भी वो उसको दे देती है। और साथ में एक गिफ्ट जो जियाक्सु ने सेंगजी को दिया था, सेंगजी उसको भी लौटा देती है और कह देती है कि ये अब तुम्हारे लिए है, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो। और जियाक्सु भी उसको समझा देता है कि तुम्हें अब इस सब चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो। और फिर सेंगजी वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी सिटी में लैंड करती है, जैसे ही वो बाहर आती है वहीं पर उसका भाई खड़ा हुआ होता है, बट सेंगियन भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि जियाक्सु ने उसको बता दिया था कि सेंगजी का दिल टूट गया है। और फिर सेंगियन को देख के सेंगजी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जब वो घर पे आती है तब सेंगियन अपने पेरेंट्स से ही मना कर देता है कि कोई भी उसको कुछ नहीं कहेगा। और फिर सेंगजी अपने रूम में जाके रोने लगती है। वो सारे गिफ्ट्स, वो सारे सामान वो बाहर निकाल कर रख देती है जिनके साथ उसकी जियाक्सु के साथ मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और उन सबको वो एक बॉक्स में पैक करके रख देती है। फिर दिखाते हैं 3 साल बाद अब सेंगजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसको वही यूनिवर्सिटी मिली थी जो वो चाह रही थी, मगर उसने इन 3 सालों में कभी भी जियाक्सु से बात नहीं की थी और ना ही वो कभी उससे मिली थी। वो हॉस्टल में अपने 3 रूममेट्स के साथ रहती थी और तीनों ही उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। और वहीं पर उनको एक लड़का मिल जाता है, मिंग, और सेंगजी की रूममेट उसको अपने बर्थडे के लिए बुला लेती है। फिर मिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच जाता है और उसी क्लब में जियाक्सु भी अपने फ्रेंड्स के साथ था, मगर सेंगजी और जियाक्सु एक दूसरे को देख नहीं पाते। पार्टी में मिंग सेंगजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, बट सेंगजी को ऐसे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर वो बाहर चली जाती है। जैसे ही वो अपना फ़ोन निकाल रही थी तभी उसका सिगरेट का पैकेट नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही उसको उठाने लगती है तभी उसे सामने जियाक्सु दिख जाता है और वो उसका पैकेट उसको उठा के दे देता है और उससे पूछने लगता है कि अब तुमने सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिया, तुमने ड्रिंक भी की है ना। सेंगजी कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का है और मैंने बस थोड़ी सी ये ड्रिंक की थी। तो जियाक्सु उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने अपने उस ऑनलाइन वाले बॉयफ्रेंड की वजह से ही यहाँ पर एडमिशन लिया था। बट सेंगजी कह देती है कि नहीं, मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद आई थी इसीलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो जियाक्सु उससे कहने लगता है फिर तुमने इतने सालों में एक भी मेरे फ़ोन कॉल का रिप्लाई नहीं किया, मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और तुम मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आई। तो सेंगजी बहाना बना देती है कि मैं पढ़ाई में बिजी थी इसीलिए मैंने उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर जियाक्सु उसको लेक्चर भी देने लगता है कि तुम्हें ऐसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, और वो बार बार उसको बच्ची बच्ची बोल रहा था। उसकी बात सुन के सेंगजी कहने लगती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बट फिर भी जियाक्सु कहने लगता है कि मेरी नज़रों में तो तुम अब भी वही छोटी सी बच्ची ही हो, जिसे सुन के सेंगजी और ज़्यादा चिढ़ जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने ही चली जाती है। बट उसके फ्रेंड्स काफ़ी रात तक रुकने वाले थे और सेंगजी का मन नहीं था कि वो इतनी रात तक रुके, तो फिर वो अपने आप ही घर जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो जियाक्सु के बारे में सोच ही रही थी, उसको थोड़ा बुरा भला कह ही रही थी कि सामने जियाक्सु आ जाता है और वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे तो सेंगजी उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, पर जियाक्सु ज़बरदस्ती उसको ले ही जाता है और कार में भी जियाक्सु उससे पूछने लगता है कि कुछ बात हो गई थी क्या, तुम मुझसे किसी बात पे नाराज़ हो गया। और फिर से वही उसको बार बार बच्ची बच्ची बोलने लगता है, जिसको सुन के सेंगजी उससे कह देती है कि मैंने तुमसे बोला है ना कि मुझे बच्ची मत कहो, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। पर जियाक्सु कहने लगता है कि जैसे तुम अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक बच्ची हो उसी तरीके से मेरे लिए भी तुम अभी तक छोटी सी बच्ची ही हो। फिर सेंगजी जियाक्सु से उसका घर वगैरह पूछने लगती है, तो उससे कह देती है कि तुम्हारा घर तो दूसरी डायरेक्शन में और मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे यहीं पर ड्रॉप कर देते, मैं अपने आप ही चली जाती। पर जियाक्सु उसको उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ देता है और साथ में उसके लिए हैंगओवर सूप भी ले आता है और फिर सेंगजी उस सूप को फिनिश करके ही सोती है। फिर दिखाते हैं मॉर्निंग में सेंगजी के पास जियाक्सु के भी मैसेज आ रहे होते हैं और तभी सेंगजी की रूममेट उससे कहने लगती हैं कि मिंग तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था और उसने हमसे तुम्हारा नंबर भी लिया, वो तुम्हें पूछ भी रहा था और उसने तुम्हें काफ़ी सारे मैसेज भी किए। फिर सेंगजी मिंग के भी मैसेज चेक करने लगती है जिसमें मिंग ने बोला था कि वही रात को सेंगजी को ड्रॉप कर देता और उसको ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। और साथ में जियाक्सु के भी मैसेज थे जो उससे कह रहा था कि उसे अब ड्रिंक नहीं करना चाहिए और अगर वो नेक्स्ट टाइम से ड्रिंक करेगी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वापस आएगी। तभी उसकी रूममेट्स उसका फ़ोन चेक करने के लिए आ जाती है, मैसेज वगैरह देखने के लिए। तो
सेंगजी सारे मैसेज वहाँ से एकदम से ही कट कर देती है और फिर वो अपनी फ्रेंड्स का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनसे कहने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड है और वो अपने भाई की फ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर उसको ये नहीं पता है कि वो लड़का उसको पसंद करता है नहीं करता है। और फिर सेंगजी उसको बताने लगती है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, वो एक गेम डेवलपर है। तो उसकी रूममेट्स पूछने लगती हैं कि वो कौन सा गेम डेवलप कर रहा है। फिर सेंगजी उनको उस गेम का नेम बता देती है और वो गेम आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। और फिर उसके रूममेट्स पूछने लगते हैं कि वो लड़की अब क्या कर रही है। तो सेंगजी बता देती है कि वो अभी कॉलेज में ही, अभी फर्स्ट ईयर ही है। उसको सुन के उसके फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि फिर तो इसका मतलब वो हुआ कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो सेंगजी कहने लगती है कि हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप है। और क्योंकि वो उसको बचपन से ही जानता है तो वो उसको अब भी छोटी बच्ची ही समझता है, उसको किड की तरह ही ट्रीट करता है। तो उसकी रूममेट्स कहने लगती हैं कि अगर वो इतना बड़ा है, उसने इतना अच्छा गेम डेवलप किया है और वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, तो उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगी ना। और उसको सुन के सेंगजी का थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं सेंगजी के डैड सेंगजी को कॉल करते हैं और वो उससे कह देते हैं कि क्योंकि तुम जियाक्सो वाली सिटी में ही हो तो क्यों ना जियाक्सो को डिनर के लिए इन्वाइट कर लेना, क्योंकि वो बचपन से ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और वो हमेशा तुम्हारी ग्रेड्स के बारे में, तुम्हारे स्कूल के बारे में पूछता रहता था। फिर दिखाते हैं जियाक्सो मीटिंग में होता है, वो अपनी न्यू गेम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और तभी सेंगजी उसको मैसेज कर देती है, वो उसको डिनर के लिए इनवाइट कर रही होती है और उसने बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उससे बात की होती है। तो जियाक्सो वो मैसेज पढ़ के फिर वो सेंगजी को कॉल करता है और उससे कह देता है कि नेक्स्ट वीक में फ्री हूँ, हम तभी डिनर पे चलते हैं। बट वो उससे कहने लगता है कि आज तो मुझे इतने रिस्पेक्टफुली तरीके से कैसे बात कर रही हो। तो सेंगजी कहने लगती है कि क्योंकि आप मुझसे बड़े हो और फिर मेरे डैड ने हमेशा मुझे सिखाया है कि बड़ों को ऐसे तमीज़ से ही बात करनी चाहिए और आप तो मुझे बच्ची ही समझते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं आपसे तमीज़ से ही बात करूँगी। फिर दिखाते हैं कॉलेज में मिंग सेंगजी को नेक्स्ट वीकेंड मूवी के लिए इनवाइट करता है। वैसे तो सेंगजी को नहीं जाना था क्योंकि उसने जियाक्सो को बुला रखा था, मगर वो सबके सामने उसको रिजेक्ट नहीं करती क्योंकि जियाक्सो ने उससे कहा था कि ऐसे किसी को भी रिजेक्ट करने से पहले उसको ऐसे थोड़ा ठीक से समझा देना चाहिए। तो सेंगजी सोचने लगती है कि मैं इसको बाद में सारी बात बता दूंगी, तो वो सबके सामने तो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दिखाते हैं जियाक्सो को एक लड़की जियांग एक पार्सल सेंड करती है और उस पार्सल को देख के जियाक्सो उसको एक रूम में फेंक देता है और फिर वो जियांग को मैसेज कर देता है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हें जितने पैसे भेजने थे मैं भेज चुका हूँ और अब से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। फिर दिखाते हैं जियाक्सो अपने गेमिंग बहुत ही ज़्यादा बिजी था, उसको खाने का टाइम भी नहीं रहता था, वो सुबह का खाना रात को खाता रहता था, इस वजह से वो बीमार सा भी हो गया था। और फिर वो दिन आ जाता है जब उसको सेंगजी के साथ डिनर पे जाना था, तो वो सेंगजी को कॉल करके कह देता है कि तुम अपने आप ही डिनर कर लो। पर सेंगजी उसकी आवाज़ से समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट क्योंकि जियाक्सो थोड़ा बीमार सा था तो इसीलिए वो सोच रहा था कि सेंगजी अकेले ही डिनर कर लेगी। बट सेंगजी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बार बार उससे पूछने लगती है, जियाक्सो वैसे तो कुछ बताता नहीं है बट फिर बता देता है कि मुझे थोड़ी फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो सेंगजी उससे कह देती है कि प्लीज़ किसी को साथ लेके अभी हॉस्पिटल चले जाओ। बट उस टाइम ऑफिस में कोई नहीं था, तो सेंगजी उससे पूछने लगती है कि अपना एड्रेस बताओ, मैं खुद आ रही हूँ। पहले तो जियाक्सो उसको देता नहीं है, फिर वो उसको एड्रेस दे देता है। फिर सेंगजी वहाँ पर पहुँचती है, वो जियाक्सो को लेके जाने लगती है और फिर वो कोशिश कर रही थी कि कोई टैक्सी रुके, बट ऐसे कोई रुक नहीं रही थी और तभी वो जियाक्सो से टकरा जाती है और धोखे से जियाक्सो सेंगजी के फोरहेड पे किस कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर जियाक्सो से कह देता है कि गलती से हो गया, तभी टैक्सी भी रुक जाती है और फिर सेंगजी उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पर जाके पता चलता है कि जियाक्सो को सर्जरी करवानी पड़ेगी और वहाँ पर सेंगजी उसकी गार्जियन बन जाती है और जियाक्सो को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। जियाक्सो उससे कहने लगता है कि तुम घर चले जाओ, अपनी डॉर्मेट्री में चले जाओ, पर सेंगजी जाने से मना कर देती है। फिर वो अपनी मॉम को सारी बात बताती है, तो उसकी मॉम कहती है कि जियाक्सो का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है क्योंकि जब वो 18 साल का था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उन्होंने जियाक्सो की हेल्प के लिए काफ़ी सारे पैसे भी दिए थे, मगर जियाक्सो ने 6 महीने के अंदर ही काम कर करके वो सारे पैसे भी वापस लौटा दिए थे। इसीलिए सेंगजी की मॉम कह रही थी कि उसका ख्याल वहाँ पर कोई नहीं रख पाएगा, तो सेंगजी कहती है कि मैं ही उसका ख्याल रखूँगी और फिर डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब इसको 7 दिनों तक रेस्ट चाहिए। तो सेंगजी वहीं पर रुक जाती है कि मैं इसका ध्यान रख लूँगी, पर जियाक्सो तो उससे बार बार बोल रहा होता है कि तुम घर चले जाओ। उसकी बात सुन के सेंगजी वहाँ से चली जाती है, मगर जियाक्सो के मन में तो वही सारी बात चल रही थी कि कैसे उन दोनों का किस हुआ और वो सोचने लगता है कि सेंगजी इस बारे में क्या सोच रही होगी।
और थोड़ी देर के बाद सेंगजी वापस आ जाती है। उसको देख के जियाक्सु कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई? तो सेंगजी कहने लगती है कि अगर मैं इस कंडीशन में होती तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाते? नहीं ना, इसीलिए मैं भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। फिर जियाक्सु उसी को देखता रहता है। उसे कह देता है कि उसको खाना खा लेना चाहिए। तो सेंगजी कहती है कि हम दोनों के लिए खाना लेके आई थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और जियाक्सु तब भी सेंगजी को देखे जा रहा था। उसको वो काफ़ी ज़्यादा फनी सी लग रही थी और उसको देख के जियाक्सु थोड़ा हंसने भी लगता है। फिर सेंगजी अंदर जाती है, अपना मुँह हाथ धोती है और फिर वो जियाक्सु का मुँह वगैरह धोने के लिए भी कपड़ा वगैरह ले आई थी। फिर वो जियाक्सु का मुँह साफ करने लगती है। तब तो जियाक्सु ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर सेंगजी को देखती रह जाती है और तभी जियाक्सु अपनी आँख खोल लेता है। तो दोनों में काफ़ी अच्छा सा एक आई कांटेक्ट हो जाता है और फिर उससे सेंगजी थोड़ी शर्मा जाती है और फिर वो अंदर जाके ब्लश करने लगती है और वो सोचने लगती है कि उसको बताना चाहिए था ना कि उसको कब आँख खोलनी है। फिर वो जियाक्सु के साइड में ही अपना बिस्तर कर लेती है और वहीं पर लेट जाती है। तभी उसके पास मिंग का मैसेज आता है और वो वॉइस मेल था और वो अचानक से ही प्ले हो जाता है एकदम फुल वॉल्यूम पे। तो उसको सेंगजी एकदम से स्टॉप करती है और फिर वो देखती है कि अभी जियाक्सु सो रहा है। तो वो दूसरी साइड फेस करके वो मैसेज वगैरह देखने लगती है। तो तभी पीछे से जियाक्सु बोल देता है कि अगर तुम्हें मैसेज चेक करने हैं तो तुम कर लो। सेंगजी भी उससे कहने लगती है तुम ऐसे सोने का ड्रामा क्यों कर रहे थे? तो जियाक्सु कहता है कि मैं ड्रामा कहाँ कर रहा था, मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की थी, मैं तो लेट रहा था। और फिर वो सेंगजी से पूछने लगता है कि क्या वो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, क्योंकि उस मैसेज में मिंग उससे मूवी के लिए पूछ रहा था। तो सेंगजी कहने लगती है कि बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमें नहीं करनी चाहिए और अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं मॉर्निंग में फिर से सेंगजी जियाक्सु का फेस साफ करने लगती है। फिर दिखाते हैं सेंगजी को अपने लेक्चर अटेंड करने जाना था। तो वो जियाक्सु से कह देती है कि अभी मुझे कॉलेज जाना है और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। तो जियाक्सु कहता है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे और मेरा लैपटॉप चाहिए था। वैसे तो सेंगजी उसका लैपटॉप नहीं लाना चाह रही थी क्योंकि अगर लैपटॉप आ जाता तो फिर वो रेस्ट नहीं करता, फिर वो काम ही करता रहता। पर जियाक्सु कह देता है कि मैं बस थोड़ा सा ही काम करूँगा और फिर वो अपने घर की चाबी वगैरह भी सेंगजी को दे देता है। फिर दिखाते हैं सेंगजी पहले तो लेक्चर अटेंड करती है और फिर जब वो जा ही रही थी तभी उसको मिंग मिल जाता है। वो मूवी के लिए पूछने लगता है तो सेंगजी उसको बता देती है कि मेरे एक रिलेटिव की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। तो मिंग उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे। फिर दिखाते हैं सेंगजी जियाक्सु के घर पहुँच जाती है और वो वहाँ पर अपनी और जियाक्सु की फ़ोटोज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जियाक्सु का सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ पर वो जियांग भी आ जाती है। इतने में सेंगजी तो वहाँ से निकल गई थी और फिर जियांग आके जियाक्सु को कॉल करने लगती है मगर उसका कॉल तो जियाक्सु उठाता ही नहीं है। फिर दिखाते हैं सेंगजी हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ पर जियाक्सु के रूम में ही साइड वाले बेड पे एक ओल्ड मैन भर्ती हुए होते हैं और उनको ठीक से सुनाई भी नहीं आता था। वो जियाक्सु और सेंगजी को देख के सोचने लगते हैं कि ये न्यूली वेड होंगे और वो उनसे बात करने लगते हैं कि तुम लोगों के कितने बच्चे वगैरह हैं और सब कुछ, तुम्हारी शादी कब हुई। बट वो दोनों मना भी करते हैं कि हम लोगों की शादी नहीं हुई, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो फिर जियाक्सु तेज़ी से बोल देता है कि सेंगजी से ही कह देता है कि कोई बात नहीं, इसको जोक की तरह ले लो। और वो ओल्ड मैन उनसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चेरिश करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, वो अभी कितनी कम उम्र की है। फिर दिखाते हैं जियाक्सु काम ही करता रहता था तो सेंगजी उससे कहती भी है कि तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं लैपटॉप नहीं लाना चाह रही थी, तुम बिल्कुल सुपरमैन की तरह बिहेव कर रहे हो। तो जियाक्सु भी कहने लगता है कि तुम्हें पता चल गया मैं सुपरमैन ही हूँ। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो जाते जाते सेंगजी उन ओल्ड मैन से बता देती है कि हम लोग की अभी शादी नहीं हुई है मगर हमारी शादी जल्दी ही होने वाली है और उनसे कह देती है कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। और फिर ओल्ड मैन भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जियाक्सु सेंगजी से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला? तो सेंगजी कहने लगती है कि तुमने ही स्टार्ट किया था, मैंने तो बस ख़त्म किया। फिर सेंगजी जियाक्सु को उसके घर पे छोड़ देती है और उसके घर में बहुत सारे नोट्स लगा देती है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जियाक्सु से भी बोल देती है कि उसको इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। और फिर जियाक्सु वो सारे काम उसी तरीके से करता है जैसे उन नोट्स पे लिखे हुए थे। बस वो काम जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसको काम ज़्यादा नहीं करना है, उसमें वो लिख देता है कि ये तो थोड़ा मुश्किल है। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस चला जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि 3 साल पहले जिस लड़की को सेंगजी ने देख लिया था और वो उसकी गर्लफ्रेंड सोच रही थी, वो जियाक्सु की गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि वो उसी की कलीग थी और उसी के यहाँ पर काम करती थी। और वो जियाक्सु की फ्रेंड भी थी तो वो उसको समझा रही थी कि उसको सेंगजी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और तभी जियाक्सु के पास जियांग का कॉल आ जाता है। जियाक्सु से ही मना कर देता है कि मुझे आगे से कभी कॉल मत करना। फिर दिखाते हैं सेंगजी मिंग के साथ मूवी देख रही होती है और जब वो बाहर निकलते हैं तभी उसको क्लॉ मशीन दिख जाती है और यहीं पर 10th एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।